क्या पढ़ रहे थे ये बताओ? चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते और वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में फोर्सेज एंड मैटर्स पढ़ा था। वहां पर आप लोगों ने मैटर्स पढ़ा था कि क्या होते हैं मैटर्स, उसकी स्टेट्स क्या होती है और उसकी क्या क्या बिहेवियर होती है, ये सारी चीजें थी। यहाँ पर आप यही सारी चीजें क्या करोगे? डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर होती क्या चीज है, जल्दी से बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना वेट हो और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, जगह घेर रही है, उस चीज को आप क्या कहते हो? मैटर कहते हो। यही चीज हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी चीज अगर उसके पास स्पेस वो ऑक्युपाई कर रही है, अपना मास है, वेट है, जो भी है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और मैटर की कुछ स्टेट्स होते हैं। वो कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। हमने 4 स्टेट्स पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन इस स्टेज पे हम सिर्फ 3 ही स्टेट्स को पढ़ लेते हैं। वो 3 स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ये मैटर्स हैं। तो इन सब की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि कोई गुस्सा करता है या कोई बहुत ज्यादा रोता है या जो भी है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही मैटर्स की भी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। यहीं पर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। शॉर्टली अगर हम कहें तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। शेप, आप मैटर्स की बात कर रहे हो तो उसकी कोई ना कोई शेप होगा। कोई अगर वो शेप है या उसके पास अपना वेट है तो वो वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करेगी। वॉल्यूम का मतलब क्या है? कि कोई भी स्पेस ऑक्युपाई करिए, वो चीज क्या कहलाती है? वॉल्यूम। तो मैटर अगर वेट है उसके पास तो वो उसके पास वॉल्यूम भी होगा, यही है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहले शेप। सॉलिड किसे कहते हैं ये बताओ? कोई भी ठोस चीज को जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही करीब करीब होते हैं, उसे आप क्या कहते हो? सॉलिड। तो अगर किसी भी चीज में पार्टिकल्स बहुत करीब होंगे तो उसका एक अपना शेप होगा। अगर आप इस बोर्ड की बात करो, मार्कर की बात करो, डेस्क की बात करो, इन सब में पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफी करीब अरेंज होते हैं, तो उसकी इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। तो इसके पास अपना एक डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है? डेफिनेट शेप। अगर आप डेफिनेट की बात करें उसका मतलब एक फिक्स शेप होता है। क्या होता है? फिक्स शेप। तो सॉलिड क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स करीब होते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए उसके पास क्या होता है? डेफिनेट शेप। अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड का कोई शेप होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं और जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हो वो उसी शेप का हो जाता है। ऐसे ही होता है, तो इसलिए उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होते। तो अगर डेफिनेट शेप नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट शेप। ये बात क्लियर है। और इसके बाद थर्ड स्टेट क्या होती है? गैस। तो गैस के पास कोई शेप होती है? आप उसे भी किसी भी कंटेनर में रखो वो उसी शेप की हो जाती है। तो उसके पास भी कोई शेप नहीं होती क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही दूर होते हैं। तो इसलिए उसकी भी शेप क्या होती है? इनडेफिनेट शेप। तो क्लियर है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर होते हैं, करीब होते हैं, इसलिए ये सारी शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर सॉलिड की बात करो, लिक्विड की बात करो, गैसेस की बात करो, अगर इसके पास अपना मास है, वेट है, तो ये स्पेस भी ऑक्युपाई करेगी। तो हम अगर सॉलिड की बात करें, क्या सॉलिड स्पेस ऑक्युपाई करेगी? यहाँ आपके रूम में डेस्क बहुत सारे रखे हुए हैं, तो क्या ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? क्योंकि उसके पास क्या है? फिक्स शेप। तो फिक्स शेप होने के साथ साथ वो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्युपाई। तो इसलिए उसके पास अपना क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम। आप डेफिनेट वॉल्यूम कहो, फिक्स वॉल्यूम कहो, एक ही बात है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? ओके। लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड क्या स्पेस ऑक्युपाई करती है? अगर मैं लिक्विड को, वाटर को एक ग्लास में रखूं, एक टैंक में रखूं, कंटेनर में रखूं, क्या वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी? स्पेस ऑक्युपाई करेगी। इसका मतलब उसके पास भी अपना क्या होता है? वॉल्यूम। शेप उसके फिक्स नहीं होता, लेकिन उसके पास वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। अब अगर हम गैसेस की बात करें, क्या वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? नहीं करती। हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट गैसेस हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में है। क्या वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है? नहीं करती। तो उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिसे आप क्या कहते हो? इनडेफिनेट वॉल्यूम कहते हो। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उसका मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो इस चीज को आप क्या कहते हो? डेंसिटी कहते हो। हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड अगर उसके पास क्या है? पार्टिकल्स हैं और जो कि बहुत ही करीब करीब है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं, ऐसा ही है। तो एक छोटे से बॉक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं,
बहुत सारे मास, तो कम से कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास आता है, इस चीज को आप डेंसिटी कहते हो। क्या कहते हो? डेंसिटी। कितना कम से कम वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, उस चीज को आप क्या कहोगे? डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है, क्योंकि सॉलिड जो है कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को क्या कर सकता है? रख सकता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा हाई होती है। ये बात क्लियर है? अगर यही चीज हम लिक्विड के लिए करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर। तो सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम तो सेम है। सपोज करते हैं वॉल्यूम क्या है हमारे पास? सेम। पहले वाले में पार्टिकल ज्यादा है, दूसरे वाले में पार्टिकल कम है, तो वॉल्यूम सेम है लेकिन पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो यहाँ पर सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? और ज्यादा दूर। ऐसे ही है, तीनों में वॉल्यूम सेम है, पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड। उसके बाद और उसके बाद गैस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की। उसके बाद लिक्विड की। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैसेस की होती है। ठीक है, तो सॉलिड से कंपेयर करोगे तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन गैस से कंपेयर करोगे तो सॉरी, सॉलिड से अगर आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हो लिक्विड की तो क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर गैसेस से करोगे तो क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात क्लियर हो गई? अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, वैसे और भी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन यहाँ पर जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस से निकला है। कंप्रेस का मतलब कि पार्टिकल्स कितने करीब आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि कितने ज्यादा पार्टिकल्स करीब आते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं हम? कंप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये कि देखो हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स पहले से क्या है? बहुत ही करीब करीब है। क्या और ज्यादा करीब ला सकते हैं हम इसे? नहीं ला सकते, क्योंकि इनके बीच गैप नहीं होती, तो ये ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इतनी कम कि आप उसे इनकम्प्रेसिबल कह सकते हो। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें लिक्विड को तो वो कंप्रेस हो सकती है, लेकिन अगर हम गैस से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लिक्विड कंप्रेस हो सकती है? नहीं होती, क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं? दूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, तो उसकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नहीं होती। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करो, क्या हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं? गैसेस के पार्टिकल को करीब ला सकते हो? एक सिलेंडर की बात करते हैं, गैसेस को आप क्या करते हो? कंप्रेस करके सिलेंडर में रखते हो। तो कंप्रेस का मतलब ही क्या होता है? पार्टिकल्स को करीब लाना। तो सिलेंडर में हम क्या कर रहे होते हैं? जितने भी गैसेस के पार्टिकल होते हैं उन सबको करीब लाके कंप्रेस करते हैं, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। जिसके पार्टिकल्स दूर होंगे उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, और जिसके पार्टिकल्स करीब करीब होंगे उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ही लो होती है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई मसला? ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आगे आप लोग और प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे इसके बाद एक थ्योरी है जो कि क्या कहलाती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहलाती है, जो कि इसी एटम मैटर पर क्या करती है? बेस कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर बनते किससे? अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे बनती है? सेल से बनती है। हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। तो वैसी अगर एक मैटर की बात कर रहे हो तो मैटर की भी कोई ना कोई स्मॉल यूनिट, स्मॉलेस्ट क्या होगी? यूनिट होगी, जिससे वो मिलके बनती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। क्या कहलाती है? एटम। जो कि कोई भी मैटर जो टाइनी पार्टिकल से बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? एटम। और अगर ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि एक एटम से कोई मैटर नहीं बनता, अगर ज्यादा एटम होंगे तभी वो कोई ना कोई शेप बनाते। तो अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं तो वो या तो एटम से मिलके बनती है या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, जिसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉलिक्यूल। और याद रखना ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। क्या आप कैसे परफॉर्म करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब पता है? कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, कहीं पर भी नहीं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि ये वाले जो पार्टिकल है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या ऐसा जरूरी है? ये इसकी मर्जी के ऊपर चले जाए, कहीं भी जा सकती है। तो इस तरह के मोशन को आप क्या कहते हो? रैंडम मोशन। और ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है? मोशन परफॉर्म करती है। तो कोई भी मैटर जो एटम से मिलकर बने या फिर ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनती है वो हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहा जाता है। और ये मैटर के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? मैटर के। ये बात क्लियर हो गई? किसने पास किया था इस मॉडल को? वो थे ब्राउनियन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को बताया था कि जो भी एटम है वो रैंडम मोशन परफॉर्म करती है, तो इसलिए उनकी जो लॉ है उसे क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। 1827 में एक रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, क्या कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। और क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, इररेगुलर मोशन
परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इनके मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। और जितने भी, लाजमी नहीं है कि सॉलिड की आप बात करो, कोई भी मैटर हो वो सारे की सारे किस तरह से मोशन परफॉर्म करते हैं, रैंडम। क्लियर हो गई बात। और रैंडम के साथ साथ एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट करती रहनी चाहिए। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, अभी हमने देखा था थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज। इसके अलावा देखो, दोबारा से अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम मॉडल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मॉडल। तो मॉडल में सॉलिड लिक्विड गैस को उसकी पोजीशन और उसके मूवमेंट के बिहाफ पर क्या किया गया है, प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो भी सॉलिड होंगे उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है सॉलिड के लिए कि पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड का मतलब समझते हो, बहुत ही करीब होंगे। क्लियर हो गई बात कि उनके बीच जो गैप होगी वो बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत कम मतलब कम होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट, पैटर्न। अब देखो यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स करीब है तो कोई एक पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है ये पैटर्न, ये पैटर्न लेटिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेटिस। इस पैटर्न का नाम याद रखना। सॉलिड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, कोई भी अरेंजमेंट हो, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, लेटिस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। सॉलिड के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होगी और गैसेस के लिए अलग। तो सॉलिड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होती है, लेटिस होती है। क्लियर हो गई बात। थर्ड पॉइंट, हायर डेंसिटी। अभी हमने कहा था कि सॉलिड की जो शेप होती है वहां पर कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा एटम्स क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें कम वॉल्यूम में मास ज्यादा, वो चीज डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डेंसिटी। तो मास ज्यादा है तो डेंसिटी खुद ब खुद क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, हाई होती है। लास्ट पॉइंट कि अब अगर ये सारे पार्टिकल्स करीब है तो ये इनके बीच कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी। वो जो बॉन्डिंग पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस फोर्स से वो क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर, जो भी बॉन्ड के बीच फोर्स होगी। ठीक है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स करीब हैं, इसका मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, और सॉलिड की सबसे ज्यादा हाई होती है। क्लियर हो गया। एक चीज और कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, मूव करना। क्या मूव करना, मूवमेंट। कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट के वक्त जो भी बॉडी में एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर बॉडी मूवमेंट के बाद जब रेस्ट की कंडीशन में होती है तो जो भी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड में पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव नहीं करते, ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, देखो मैंने ये कहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में एटम्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड के पार्टिकल अगर करीब है तो वो मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे, मोशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है, काफी कम होती है। क्लियर है। तो ये दो चीजें लाजमी आपको याद रखना है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होती है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स।